मैं पारस की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे अपने घरवालों की समझाई हुई बात ज़रा समझ में नहीं आती थी। मेरे घरवालों को मालूम था कि मैं पारस से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, पर पारस मुझे हमेशा ये कहकर टाल देता था कि मैं अभी पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इसके बाद ही मैं अपने घरवालों से तुम्हारे बारे में बात करूँगा और फिर ही शादी होगी। मुझे पारस की इस बात पर बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि पारस को तो नौकरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और वो बेहद अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका बाप शहर का बहुत ही बड़ा बिज़नेसमैन था और पारस उसकी सारी दौलत और प्रॉपर्टी का इकलौता ही वारिस था। पर मुझे उसकी मोहब्बत पर अंधा यकीन था कि पारस एक न एक दिन मुझसे शादी ज़रूर करेगा। मेरी और पारस की मोहब्बत को पूरे 2 साल गुजर चुके थे। हम 2 साल से रिलेशनशिप में थे। पारस की हर ख्वाहिश को मैंने इस उम्मीद पर पूरा किया था कि वो एक न एक दिन ज़रूर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं पारस से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मुझे ज़रा सा भी गुमान नहीं था कि पारस मुझे धोखा दे सकता है और शादी से इनकार कर सकता है। पारस की नौकरी का मैं पूरे 2 साल इंतज़ार किया। जब पारस पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, तो मैंने उससे शादी की बात की और कहा कि अब मेरे घरवालों के पास रिश्ता ले आओ। पारस ने तो उसी वक्त अपना मुंह फेर लिया और कहा कि मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं कर सकता। तुम एक गरीब खानदान की लड़की हो, जबकि मेरे माँ बाप एक अमीर खानदान की लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। तुम मेरे स्टेटस की नहीं हो। मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए हरगिज राजी नहीं होंगे। पारस की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही पारस है जो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता और मुझे हर किस्म का वादा कर चुका था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। पारस ने तो मेरी इज्जत को तारों तार कर दिया था। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मैंने यही सोचकर पारस के आगे अपनी इज्जत रखनी थी कि एक न एक दिन यही तो मेरा पति बनना है, इसीलिए मुझे आज से ही उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। पर मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया था। आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि पारस पर यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे अब अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई नज़र आ रही थी। उस दिन जब मैं फ़ोन पर बात करते-करते पारस को समझा रही थी, तो उसने मेरी कॉल उसी वक्त काट दी और मेरी एक बात ना सुनी। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर पारस ने मेरी कॉल काटकर मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, मेरी इज्जत भी अब ख़त्म हो चुकी थी। जो मेरा भरोसा और यकीन था, वो सब टूट चुका था। मैं घरवालों के आगे बहुत शर्मसार थी। माँ ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, तो मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर काफ़ी परेशान हो गई। मुझे रोता हुआ देखकर माँ समझ चुकी थी कि पारस ने शादी से इनकार कर दिया है। माँ तो मुझे पहले भी काफ़ी बार समझा चुकी थी कि ये अमीर लड़का है, तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपनी इज्जत को महफूज रखना चाहिए। माँ के समझाने पर भी मैं ना समझी और अपनी इज्जत पारस के सामने रख दी। पर अब मैं इस बात पर काफ़ी पछता रही थी। माँ मुझे गले लगाकर दिलासा दे रही थी, पर जो कुछ भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। मैं अब किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए, पर मेरी आंखों से पानी सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं दिन रात रोती रहती थी। मेरे रोने की वजह से मेरी दोनों छोटी बहनें भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और उनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। माँ और पापा तो पहले भी मेरी वजह से काफ़ी परेशान हो चुके थे, पर अब मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि अब जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से विदा होकर माँ और पापा के लिए ज़्यादा परेशानियाँ ना खड़ी करूँ। मैंने माँ से कह दिया कि आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जल्दी से उन लड़के वालों को बुला दें जो मेरे रिश्ते के लिए आपको बार-बार मिन्नतें करते थे। पारस की चंद ही दिनों में शादी थी और मैं उससे पहले शादी करना चाहती थी। पारस को लगता था कि उसने मुझसे शादी ना की तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मैं पारस को एक मज़बूत लड़की बनकर दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पारस ये ना सोचे कि मैंने नगमा को अपनाया नहीं, उसकी इज्जत तारोतार कर दी, तो शायद उसके साथ कोई भी अब शादी नहीं करेगा। मैं इसीलिए उससे पहले ही शादी करके उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहती थी। माँ ने लड़के वालों को अगले ही दिन घर पर बुला लिया। मैं हल्का सा तैयार होकर एक सिंपल सा सूट पहनकर
खुले बाल रखकर जब उस लड़के के सामने गई तो पहली ही नज़र में उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। रंग और रूप में तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हल्के से मेकअप ने तो चार चांद लगा दिए थे। खुले बाल तो मेरे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि मेरे बाल काफ़ी चमकदार, घने और लंबे थे। पारस भी अक्सर मेरे बालों की काफ़ी तारीफ़ें करता रहता था। पारस को मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी वो मेरे बालों की तारीफ़ करता था तो मेरा दिल बहुत खुश होता था। एक लड़की तो यही चाहती है कि उसका पसंदीदा शख्स उसकी तारीफ़ करे और करता ही जाए। मैं अपने मंगेतर को पसंद आ गई तो उसने चंद ही दिनों में शादी करने का कह दिया और माँ पापा ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। क्योंकि मैंने माँ और पापा को कह दिया था कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मेरी शादी की तारीख 15 दिन के बाद रखी गई। माँ तो बोल रही थी कि ये 15 दिन बहुत ही थोड़े हैं। इन 15 दिनों में मुझसे क्या तैयारियां हो पाएगी, क्योंकि एक शादी में जितनी तैयारी लड़की के घर की जाती है, लड़के के घर तो उसके मुकाबले में आधी भी नहीं होती, क्योंकि दहेज की सारी जिम्मेदारी लड़की के माँ बाप को ही उठानी पड़ती है। हमारे घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा उदास था। मैं दिल ही दिल में पारस को बद्दुआएं देती रहती थी, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी हालत दिन ब दिन परेशानी की वजह से बिगड़ती ही जा रही थी। ना मुझे खाना अच्छा लगता था, ना ही मैं पानी का एक घूंट पी पाती थी। दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरी हालत देखकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। माँ कहती थी कि खाओ पियो वरना दुल्हन बनी अच्छी नहीं लगोगी, रंग रूप कैसे चढ़ेगा। अगर खाना ही नहीं खा पाओगी तो कमज़ोर नज़र आओगी। पर मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता था। जब मेरा खाना पानी बिल्कुल ही बंद हो गया था तो माँ मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट्स आते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर माँ को कहा कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अब आपको इसका खास ख्याल रखना है। इसको खाना पीना अच्छे से देना है, वरना बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और साथ ही साथ माँ भी कमज़ोर होती चली जाएगी। ये खबर सुनते ही माँ तो बेहोश होने को आई, पर मैंने माँ को संभाल लिया। माँ ने दवाइयों का पर्चा उठाया और डॉक्टर के कमरे से निकल गई। मैं भी माँ के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली तो माँ ने बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। माँ को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैंने जो हरकत की थी वो बहुत ही शर्मनाक थी। मुझे भी इस बात पर काफ़ी पछतावा था, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शादी में भी चंद ही दिन रह गए थे, इसीलिए अब बच्चा गिरवाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि बच्चा गिरवाने के बाद मेरी तबीयत कम से कम 40 दिन तक तो संभल ही ना पाती। माँ की परेशानी अब ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। मैंने भी माँ को बोल दिया था कि मैं अपना प्रॉब्लम खुद ही सुलझाऊंगी। आप शादी को ना रोके, मैं अपने पति से खुद ही बात कर लूंगी। आप इस परेशानी को अपने दिमाग से निकाल दें। पर माँ थी, माँ का दिल तो औलाद के लिए परेशान ही रहता है। उधर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर था कि मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी और उसको क्या बोलूंगी कि ये बच्चा किसका है। मेरी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी और शादी से 2 दिन पहले मेरे ससुराल से कुछ औरतें आ गईं, जो कि मेरे जोड़े का माप लेने के लिए आई थीं, क्योंकि उनको मेरे जोड़े का माप मालूम नहीं था। उन लोगों ने शादी के लिए सारी शॉपिंग कर ली थी। बस एक लहंगा ही रह गया था जो उन्होंने मेरे माप का लेना था। बाकी ज़ेवरात तो उन लोगों ने पहले से ही खरीद कर रख लिए थे, क्योंकि मेरा होने वाला पति नौकरी करता था और उसने अपनी शादी के लिए सब कुछ जमा किया हुआ था। माँ ने उन औरतों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया और मैंने उनके सामने जाकर पेश कर दिया। उन लोगों ने मुझे अपने पास थोड़ी देर बैठने के लिए कहा तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे बैठा नहीं जा रहा था, पर मेरी मजबूरी थी, उनके साथ बैठना ही पड़ रहा था। माँ ने बातों बातों में उनसे मेरी ननद के बारे में पूछा, जो कि एक दाई थी। उसकी बड़ी बहन तो उनकी तारीफों में खुल ही गई। उसके मुंह से तो उसकी तारीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बता रही थी कि मेरी ननद अपने पेशे में बहुत ज़्यादा होशियार है। अच्छे भले डॉक्टर से जो काम नहीं हो पाता वो मेरी ननद कर जाती है। जिन औरतों को भी डॉक्टर जवाब दे देती हैं, वो मेरी ननद के पास आ जाते हैं और यहाँ पर बच्चा पैदा करके सही सलामत अपने साथ लेकर जाते हैं और मेरी ननद को दुआएं देकर जाते हैं। वो अपने इस हुनर में बहुत ज़्यादा होशियार थी।
बातों बातों में उसकी बड़ी बहन बता रही थी कि मेरी बहन तो पहले महीने वाली औरत को देखकर पहचान जाती है कि ये उम्मीद से हो गई है। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो बहुत परेशान हो गई कि अगर मेरी ननद को इस बारे में पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं अपने ससुराल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। शादी में भी अब कुछ ही दिन रह गए थे। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 2-3 दिन तो मैंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया था। शादी का दिन भी सर पर आन खड़ा हुआ था और मुझ पर जरा भी रंग रूप नहीं चढ़ा था, क्योंकि मेरे चेहरे से तो परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। बैंड बाजे की आवाज सुनकर मेरा दिल धक धक कर रहा था और मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद होती नजर आ रही थी। मुझे अब इस बात पर यकीन आ चुका था कि अब मेरी ससुराल जाने की ही देर है और वहां उन लोगों ने मुझे तलाक देकर वहां से निकाल देना है। मुझे खुद से ज्यादा अपने माँ बाप की फिक्र हो रही थी कि अब कुछ ही दिनों में पूरे शहर में उनकी कितनी बड़ी बदनामी होने वाली है। ये बातें सोचकर तो मेरा कलेजा कट रहा था। शादी तो खैर अच्छे से हो गई, पर माँ और मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं अपने ससुराल में पहुंचकर बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। मेरा बीपी लो हो रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ इस बात से डर रही थी कि कहीं वो मेरी ननद मुझे देख ना ले, जो कि एक बहुत ही होशियार दाई है, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट औरत को देखते ही पहचान जाती है। मेरे कदम तो उठ ही नहीं रहे थे कि मैं आगे चलकर इस घर में दाखिल हो सकूं। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और अपने हाथ के सहारे मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में बैठकर मेरी सास ने मुझे अपनी सारे रिश्तेदारों से मिलवाया और सबके नाम भी बताए। जब मेरी सास ने अपनी उस बेटी से मिलवाया जो कि दाई थी, तो उसके चेहरे की तरफ देखकर ही मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मेरी उस दाई ननद ने तो मुझे देखकर मेरी तारीफें ही करना शुरू कर दी और कहने लगी कि मेरे भाई को तो बड़ी प्यारी दुल्हन मिली है। भगवान ने मेरे भाई और भाभी की जोड़ी बहुत प्यारी बनाई है। भगवान उनकी जोड़ी को सदा सलामत रखे और उन दोनों को आपस में हमेशा खुश रखे। वो मुझे जिस तरह दुआएं दे रही थी, मुझे तो उस वक्त खुशी हुई कि चलो शुक्र है भगवान का कि मेरी ननद ने मुझे नहीं पहचाना कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी जान में जान आई। वो सब लोग कमरे से बाहर चले गए तो मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैं अपनी नजरों में बहुत शर्मसार थी कि मैं अपने पति का हक पहले ही किसी को दे चुकी हूँ। मैं तो उसकी बीवी कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। वो आकर मेरे पास बैठ गया और उसने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकालकर मुझे पहना दी। वो जिस तरह मुझसे बातें कर रहा था कि मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आपसे, आप मेरे घर को स्वर्ग बना देना, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक प्यार की। मुझे आपसे प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करूँगा। आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर दूँगा, पर मुझे कभी भी धोखा पसंद नहीं है। मैं मोहब्बत में कभी भी धोखा पसंद नहीं करता। मुझसे कभी भी ऐसी गलती की माफ़ी की उम्मीद मत रखना। अपने पति की बातें सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खैर, हमारी पहली रात गुजर गई और मैंने सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी ननद और मेरे पति को मुझ पर यकीन आ गया था। मेरा पति मुझसे बेहद खुश था और मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। मैंने सुबह को नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा की और उठकर ही माँ को कॉल मिला दी, क्योंकि मुझे यकीन था कि माँ इस वक्त जाग रही होगी। मुझे पता था कि मेरी परेशानी की वजह से माँ रात भर सो भी नहीं पाई होगी। इसीलिए मैंने उनको कॉल करके सब कुछ अच्छे से गुजर जाने की खबर दी, तो उनकी जान में भी जान आ गई और उन्होंने इस वक्त भगवान का धन्यवाद किया। मैंने माँ को बोल दिया कि अब आपको मेरी कोई भी परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने मुझे काफ़ी देर तक बातें करके समझाया कि बेटा, अपने घर को हमेशा अच्छे से रखना, कभी किसी के कहने में आकर अपनी सास और ननद से झगड़ा ना करना, कभी किसी की बातों को कानों में ना भरना, हमेशा अपने घर वालों को सबसे ज़्यादा अहमियत देना, अपने पति का खास ख्याल रखना और उनकी खुशी के खातिर जान तक दे देना। माँ की सारी बातें मैंने अपने दिलो दिमाग में उतार ली और पारस को तो मैं अपने दिमाग से और दिल से हमेशा के लिए ही निकाल दिया। मैंने ज़रूर कोई पुण्य का काम किया होगा, इसके बदले में मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है।
मैं ऐसा सोच ही रही थी जब मेरा पति उठा और उठते ही मेरी तारीफें करना शुरू हो गया। मैं अपने गीले बाल लेकर उनके पास जाकर बैठ गई तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो बोल रहे थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज की सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में इस सुबह का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, तुम सोच भी नहीं सकती। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ जो आपने मुझे कबूल कर लिया। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि एहसानमंद तो मुझे आपका होना चाहिए कि आपने मुझ जैसी बदकिरदार लड़की को अपना लिया है, पर मैं ऐसा उनको बोल नहीं सकती थी। मैंने उठकर उनको तैयार होने के लिए बोला और कहा कि जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाएं तो हम कमरे से बाहर साथ ही चलेंगे। उन्होंने फ्रेश होकर अच्छे से कपड़े पहने तो हम दोनों एक साथ ही बाहर चले गए। मेरी सास तो हम दोनों को साथ देखकर हम दोनों की बलाएं ले रही थीं, पर मेरी दाई ननद मुझे देखकर खामोश और परेशान हो गई। उनकी खामोशी और परेशानी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं वो समझ तो नहीं गई कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास ने हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया था। हम सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया, पर मुझसे तो डर के मारे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे, तो मेरे पति ने अपने हाथों से निवाला बनाकर मेरे मुंह में डाला। सब लोग ही हमारा प्यार देखकर बहुत खुश हो रहे थे, सिवाय मेरी उस ननद के जो एक दाई थी। मैं बार बार अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देख रही थी, पर उसकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। सभी लोगों ने मुझसे बात की, पर मेरी उस ननद ने अपने मुंह से एक लफ्ज तक न निकाला। नाश्ते की मेज पर सभी लोग हंसी मजाक में लगे हुए थे। तभी मेरे पति ने ये बात महसूस कर ली कि मैं किसी बात की वजह से परेशान हो गई हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और मुझे लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे में आकर मुझसे पूछा कि मैं क्यों परेशान हूँ, पर मैंने उनको कहा कि मैं तो परेशान नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे कांपते हाथों से महसूस कर लिया था कि ज़रूर तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बेहद परेशान कर रही है। तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैं अपने पति को अपनी परेशानी कैसे बता सकती थी? अगर मैं उनको सब कुछ सच सच बता देती तो मैं उनको हमेशा के लिए खो देती। ज़रूर वो मेरी ये बात सुनकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देते, और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहती थी। मैंने उनको झूठ-मूठ बोल दिया कि मुझे माँ-पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शायद इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। इस घर में आज मेरा पहला दिन है और नए-नए माहौल में एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि मेरे पति के मोबाइल पर उनके एक दोस्त की कॉल आ गई, जो उनको शादी की मुबारकबाद दे रहा था। वो अपने शिकवे शिकायत में एकदम घुल ही चुका था कि मेरे पति ने उसको अपनी शादी की दावत क्यों नहीं भेजी, कि मेरा पति मोबाइल पर बातें करता करता कमरे से बाहर निकल गया। तभी मेरी ननद कमरे में दाखिल हुई। उनको सामने से आता हुआ देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन हिलने लगी। मेरी ननद ने मुझे परेशान देखकर मुझे बैठने के लिए कहा और वो कह रही थी कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं समझ चुकी थी कि मेरी ननद को मुझसे क्या बात करनी है, यही कि वो मेरे पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में जान चुकी है कि मैं शादी से पहले ही उम्मीद से थी। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका था कि मेरे घर को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं दिल में बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं जाकर उसी वक्त अपनी ननद के पैरों में बैठ गई और उससे कहने लगी कि आप मेरे राज को हमेशा राज ही रखिएगा। मेरे राज को कभी भी किसी के सामने मत लाइएगा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे इस बदले में जो कुछ भी चाहती हैं, मैं आपकी हर शर्त कबूल कर लूँगी। बस आप मेरे घर को टूटने से बचा लें। मेरी ननद ने अपने हाथों के सहारे से मुझे अपने पैरों से उठाकर सोफे पर मुझे अपने साथ ही बिठाया और मुझसे बोलने लगी कि भाभी, मैं आपका घर कभी भी टूटने नहीं दूंगी। मैं आपकी इस बात को हमेशा राज ही रखूंगी। बस आपको इस बदले में मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। मैं उसकी हर मदद करने के लिए तैयार थी। मैंने उसको कहा कि आप अगर इसके बदले में मेरी जान भी मांग ले तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी बात को अपने सीने में छुपाया हुआ है। मेरी ननद ने मुझे बोला कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ शादी करने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी।
मैं उसके बगैर एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर जीने के बारे में भी सोच नहीं सकती। मैं अपने घरवालों से इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, पर मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा, क्योंकि वो लड़का मुझसे उम्र में 5 साल छोटा है। अब तुम्हें ही मेरे भाई यानी कि अपने पति को इस बारे में मनाना होगा, क्योंकि वो लड़का भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने अपनी ननद से वादा कर लिया था कि आपके भाई को मैं किसी भी सूरत में मना लूंगी। बस आप मेरे इस राज को राज ही रखिएगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे, पर मैं अपने पति से अपनी ननद की शादी के बारे में बात ना कर सकी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने पति से ज्यादा बोलती तक नहीं थी। वो जो सवाल करते थे बस उसका ही जवाब देती थी। तो भला ननद की शादी के बारे में इतनी जल्दी मैं उनसे कैसे बात कर सकती थी। मैं यही सोचती थी कि शायद ननद की शादी के बारे में बात करूंगी तो मेरे पति यही सोचेंगे कि मेरी पत्नी मेरी बहन को घर से निकालना चाहती है और इस घर पर अपना ही कब्जा करना चाहती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ननद की बात तो मुझे किसी भी सूरत माननी थी और अपने पति को इस शादी के लिए मनाना था। मैंने अपनी ननद से बात की कि पहले आप लड़के वालों को बुलवा लें, फिर ही मैं अपने पति को मना लूंगी, क्योंकि लड़के का पहले हमारे घर रिश्ता लेकर आना जरूरी है, फिर ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। मेरी ननद इस बात के लिए मान गई और वो उस लड़के से जिससे वो प्यार करती थी रिश्ता लेकर आने के लिए बोलने लगी। वो मेरे ही सामने बैठकर उस लड़के से फोन पर बात कर रही थी, पर वो लड़का ना जाने क्यों रिश्ता लेकर आने पर राजी नहीं था। मुझे अपनी ननद की कहानी बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लग रही थी। पारस को भी मैं हमेशा रिश्ता लेकर आने के लिए कहती थी, पर वो तो हमेशा रिश्ता लेकर आने से मुकर जाता था और मुझे झूठी उम्मीद पर इस्तेमाल करता रहा। मैं अपनी ननद को समझाना चाहती थी कि आप उस लड़के को उसके हाल पर छोड़ दें। अगर वो आपके कहने पर रिश्ता लेकर नहीं आ रहा तो आप उसकी मिन्नतें ना करें, पर मैं अपनी ननद से इतनी ज़्यादा फ्री नहीं थी, इसीलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अगर मैं उनको कुछ बोल देती तो उनको शायद बुरा लग जाता, इसीलिए तो मुझे उनकी बात किसी भी सूरत माननी ही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे इतने बड़े राज को राज रखा हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, पर मेरी ननद के लिए वो लड़का रिश्ता लाने के लिए तैयार ना हुआ। मुझसे मेरी ननद की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दिन रात उस लड़के की फिक्र में रोती रहती और परेशान होती रहती थी कि पहले ही मेरी उम्र काफी ज्यादा है और मैं उस लड़के से 5 साल बड़ी हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया है। उसी के इंतजार में मैंने आज तक किसी और से शादी भी नहीं की। मेरी उम्र निकलती जा रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा 1 साल भी इंतजार किया तो फिर मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरी ननद बहुत परेशान थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं आज आपके साथ चलूंगी। आप किसी भी होटल में उस लड़के को बुला लें, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो आपसे शादी करना चाहता है तो उसे जल्द शादी करनी ही पड़ेगी, वरना झूठी उम्मीदों में आपकी जिंदगी बर्बाद करने का उसको कोई भी हक नहीं है। मेरी ननद मेरी बात फौरन ही मान गई और एक दिन उसने उस लड़के को एक होटल में कॉफी पीने के बहाने बुला लिया। मैं भी अपनी ननद के साथ चली गई। वो लड़का हमारा पहले ही वहां पर बैठा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पारस ही था। पारस अब मेरी ननद को इतना बड़ा धोखा देने जा रहा था। मैंने उसके मुंह पर सबके सामने ही जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो भी मुझे अपनी ननद के साथ देखकर हैरान रह गया कि मैं उसके साथ कैसे आ सकती हूँ। पारस ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अक्षरा की भाभी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी ननद का नाम अक्षरा ही था। मेरी ननद अक्षरा ये सब कुछ देखकर परेशान सी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी ननद को पारस के सामने ही बता दिया कि जिसने मेरी जिंदगी खराब की वो आज आपकी जिंदगी खराब करने जा रहा था। भगवान ने आपको इस जानवर के हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। ये सब सुनते ही मेरी ननद हैरान रह गई। मेरी ननद ने जैसे ही पारस को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो पारस ने उसका हाथ रोक लिया और उसे कहने लगा कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम जैसी बूढ़ी से मैं कभी शादी कर सकता हूँ। अपनी शक्ल देखो और मेरी तरफ देखो। मैं एक नौजवान और खूबसूरत अमीर घराने का लड़का हूँ और तुम एक अधेड़ उम्र की औरत। ये सारी बातें पारस ने जब मेरी ननद को कही तो मेरी ननद सिसक सिसक कर रोने लगी और अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछताने लगी कि उन्होंने पारस से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
पारस हम दोनों के अलावा न जाने और कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका होगा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। पारस इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ खाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया। मैं और मेरी ननद उस वक्त रिक्शा में बैठकर घर वापस आ गए और मेरे कमरे में आकर मेरी ननद ने मुझे सारी बात पूछी। मैंने उनको बता दिया कि 2 साल लगातार पारस ने मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा किया था। उसके बाद मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। मेरी ननद को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ये सारी हकीकत सुनकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने मुझसे कहा कि पारस ने मेरे साथ भी यही खेल खेला है। उसने मेरे साथ शादी के झूठे दावे किए। मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन कर बैठी और खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझने लगी कि पारस जैसा खूबसूरत पति मुझे मिलने जा रहा है। उसने इतनी सफाई से मेरे साथ झूठ बोला कि वो मुझसे शादी करेगा और मैं उसकी झूठी बातों में इतनी खुश होने लगी। मैंने तो न जाने कितने ख्वाब सजा लिए थे कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार यानी कि पारस के साथ गुजारूंगी। मेरी ननद मुझसे कहने लगी कि भाभी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे उस धोखेबाज से बचा लिया। अगर तुम आज मेरे साथ होटल में उससे बात करने ना चलती तो उसके इस धोखे का मुझे कभी भी पता ना चल पाता। वो तो पारस की झूठी मोहब्बत और उसके धोखे से बच चुकी थी, पर मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अब मेरी ननद मेरा राज किसी के सामने ना खोल दे। मेरी परेशानी को मेरी ननद समझ चुकी थी, तो उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो मेरे राज को हमेशा राज ही रखेगी। थोड़ी ही देर में मेरी ननद मेरे पास एक दवाई लेकर आई और कहने लगी कि ये दवाई खा लो। मुझे मालूम नहीं था कि वो दवाई किस चीज़ की है। मैंने उससे पूछा भी था कि आप ये मुझे क्या खिला रही हो। मुझे उसने कहा कि ये जो कुछ भी है तुम्हारे बड़े फ़ायदे की चीज़ है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो दवाई खा ली, क्योंकि मेरी ननद एक दाई थी और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा होशियार भी थी। कुछ ही घंटे गुजर जाने के बाद मेरे पेट में दर्द उठने लगा और थोड़ी ही देर में मेरा बच्चा गिर गया। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान रह गई कि मेरी ननद ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैंने जब उसे सवाल किया तो उसने मुझसे कहा कि उस पारस धोखेबाज का बच्चा मैं कभी भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त ना कर पाती। आप भी इस बच्चे की वजह से काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती, इसीलिए मैंने आपको ये बच्चा गिराने वाली दवा खिला दी। मुझे थोड़ा बहुत दुख तो हुआ क्योंकि मैं उस बच्चे की माँ थी। भले ही वो बच्चा नाजायज़ ही था, पर मेरे पेट में पल रहा था, मेरा ही खून था, इसीलिए उस बच्चे की माँ होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पर मेरी ननद ने मुझ पर तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया था और मुझे परेशानियों से आज़ाद कर दिया था। मेरी ननद ने मेरे इस राज को हमेशा राज ही रखा था, इसके लिए मैं उसकी बहुत बड़ी एहसानमंद थी। मेरी नंद एक बहुत ही अच्छी और बहुत मशहूर दाई थी। वो बहुत अच्छा इलाज करती थी। उसने मुझे ऐसी दवाइयाँ खिलाई कि मैं चंद ही दिन में ठीक हो गई और किसी को खबर तक ना हुई। यहाँ तक कि मेरे पति तक को कुछ ना पता चला। मैं इस बात से बेहद खुश थी। मैं अपनी ननद का जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ वो कम ही होगा। उसका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका सकती। मैं उसके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती थी, बस हमेशा प्रार्थना करती रहती थी और वो भी मेरा धन्यवाद करती रहती थी कि मैंने पारस जैसे धोखेबाज इंसान से उसकी जान छुड़वा दी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद मेरी ननद ने फिर से मुझे प्रेग्नेंट होने की दवाई खिलाई, तो 1 महीने के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनते ही मेरे घर वालों को बहुत ही खुशी हो रही थी। मेरे पति तो इस बात से बेइंतहा खुश थे कि मैं उनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हूँ। मेरे सब घर वाले मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मैं इतनी अच्छी फैमिली को पाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उन लोगों का जितना धन्यवाद कर सकूँ वो कम था। सबसे ज़्यादा अच्छी तो मेरी वो ननद थी जिसने मेरे राज को हमेशा अपने दिल में दफन कर लिया था। मैं हमेशा हमेशा भगवान के सामने उनके लिए प्रार्थना करती थी, भगवान उनका नसीब अच्छा करे और उसके लिए एक नेक और अच्छा सा लड़का भेज दे, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए रिश्ता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत परेशान रहती है। आप सब लोग भी कमेंट में मैसेज करके मेरी नंद के लिए दुआएं दीजिए ताकि उसके लिए भगवान जल्द से जल्द एक अच्छा और नेक लड़का भेज दे। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।